नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर डीएलएड क्लास के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिनका एग्जाम 4 जनवरी से 8 जनवरी के मध्य होना है, तो उनके लिए हम सामाजिक अध्ययन का फुल बुक रिव्यू लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर जो 1857 की स्वाधीनता संग्राम और सुधार आंदोलन है उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे। तो 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है वो भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास था, जो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियां और शोषण के विरुद्ध इस संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी या बेस था उसको हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। 1857 क्रांति के संबंध में अलग अलग विचार है, जिसमें विपिन चंद के अनुसार उन्होंने बताया है कि 1857 का जो विद्रोह था वो विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। वीर सावरकर के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। इसी के आगे अब हम 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। इन कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण जो मुख्य थे। राजनीतिक कारण में सबसे पहले आते हैं राज्य को हड़पने की नीति, जो डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर या गोद दत्तक पुत्र अधिनियम को खत्म करके उन्होंने राज्य को हड़पना शुरू कर दिया था। पेंशन और उपाधियों की समाप्ति, उन्होंने बाजीराव की पेंशन समाप्त कर दी थी। इसके अलावा कुशासन के आधार पर यहाँ पर राज्यों में उन्होंने एक कुशासन का आरोप लगाकर कई राज्यों को हड़पा और अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास, चूंकि भारत में लोग अंग्रेजी जो अफसर थे उन पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी एक कारण था इस आंदोलन का। आर्थिक कारण कौन से थे? आर्थिक कारण दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का स्थायी मालिक बना दिया था या स्वामी बना दिया था, जिसके कारण वो किसानों से मनमाना लगान या भूकर वसूलने लगे थे। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या। जब भारत में विदेशी माल आने लगा तो जो भारतीय माल था उसकी बिक्री जो है वो समाप्त होने लगी या खत्म होने लगी, घटने लगी, जिससे भारत में बेकारी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जो उनके पतन का कारण बना। जातिवाद की उपेक्षा, उन्होंने जातिवाद को, जो भारतीय जातिवाद व्यवस्था थी, उसको कोई महत्व नहीं दिया। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, और उन्होंने युद्ध में चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग किया, जिससे भी ये आंदोलन जो है शुरू हुआ। गोद निषेध अधिनियम, ठीक है, उन्होंने गोद निषेध अधिनियम, गोद निषेध जो नीति थी उसको समाप्त कर राज्यों को हड़पना शुरू किया, जिसके कारण उनका पतन हुआ। सामाजिक कारण इसके अंतर्गत भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। ठीक है, जो अंग्रेज शासक थे या अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करते थे वो, और साथ ही साथ सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाने के कारण जो भारतीय थे वो असंतुष्ट हो गए थे। सैन्य कारण के अंतर्गत वो ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी तुलना में भारतीयों को कम वेतन या पदोन्नति नहीं मिलती थी। उनके लिए सभी मार्ग बंद थे और सभी उच्च ब्रिटिश पदों पर क्या थे, जो उच्च पद थे उस पे सारे ब्रिटिश ही आरक्षित थे। और हिंदू सैनिक समुद्री यात्रा का जो वो विरोध करते थे, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार समुद्री यात्रा करने से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था।
फिर नेक्स्ट आता है तत्कालीन समाज, तत्कालीन कारक। सेना में इस बात की खबर फैल गई थी कि कारतूस जो उपयोग हो रहे थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत ज्यादा उन पर नाराज हुए थे, आक्रोशित हुए थे और ये विद्रोह के तत्कालिक कारण बने थे। तो 1857 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। इसमें इसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? बैरकपुर। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो हुई थी वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। मंगल पांडे एक सिपाही थे जिन्होंने चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनके प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मेरठ, मंगल पांडे ने जो विरोध शुरू किया था वह पहुंचते पहुंचते मेरठ तक पहुंच गया और वहां के जो सैनिक थे उन्होंने 10 मई 1857 में विद्रोह कर दिया था। दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 1857 में हुई थी। यहां पर इनका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने किया था। दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था और कुछ माह पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो हुई थी वो 4 जून 1857 में हुई थी। यहां पर इनका जो नेतृत्व था बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो ब्रिटिश सरकार ने इसे पुनः अपने अधीन कर लिया था। फिर नेक्स्ट आता है कानपुर में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857। यहां पर इनका नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, किंतु कुछ समय बाद यह भी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। नेक्स्ट आता है झांसी में इसकी शुरुआत 5 जून 1857 में हुई। यहां पर इसका नेतृत्व जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके मध्य अंग्रेजों और लक्ष्मीबाई के मध्य जो है वो बहुत भीषण युद्ध हुआ था जिसमें रानी को वीरगति प्राप्त हुई थी और झांसी जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम प्रयागराज था और अभी वर्तमान में भी उसे प्रयागराज कहते हैं। यह तीर्थ का राजा कहा जाता है और 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम में जो इलाहाबाद की भूमिका थी वो अति महत्वपूर्ण थी। इसका नेतृत्व जो लियाकत अली ने किया था। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया था। जगदीशपुर बिहार राज्य के में स्थित है और यहाँ पर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत थी वो 12 जून 1857 में हुई थी। इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था और इस पर भी पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो जून 1857 में हुई और इसका नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया था और अंग्रेजों का पुनः अधिकार यहाँ पर भी स्थापित हो गया था। फैजाबाद जिसे अवध के नाम से जाना जाता है और यहाँ भी 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी फैजाबाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसका नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और अंग्रेजों ने कुछ समय पश्चात यहाँ पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिया था। फतेहपुर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ पर इसका जो नेतृत्व था अजीम मुल्ला द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ भी अंग्रेजों ने पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, यह भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था और यहाँ पर इस संग्राम का नेतृत्व रामगढ़ की जो रानी थी अवंती बाई द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने पुनः इस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो असफल हुआ था उसके क्या क्या कारण थे ये हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे।
तो असफलता के जो कारण थे, पहला था उसमें निश्चित तिथि से पूर्व ही क्रांति का भड़कना। ठीक है, जो महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो तिथि निश्चित हुई थी या वो कर रहे थे, उसके पूर्व ही मंगल पांडे ने आवेश में आकर विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट है क्रांति का स्थानीय रूप। क्रांति जो है वो पूर्ण भारत में नहीं फैल पाई थी। कुछ जगह लोग उसके पक्ष में थे और कुछ जगह लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्रांतिकारी में प्रभावी नेता का अभाव। ठीक है, इस संपूर्ण क्रांति में कोई ऐसे नेता नहीं थे जो संपूर्ण क्रांति को एकजुट करके चला सके। रानी लक्ष्मीबाई चूंकि एक महिला थी, इसलिए उनको इस क्रांति का नेतृत्व नहीं सौंपा जा रहा था। निश्चित लक्ष्य का अभाव। ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी थे वो वीर थे और साहसी थे, लेकिन उनमें एक उद्देश्य का अभाव था, निश्चित लक्ष्य का अभाव था। कुछ लोग देश के लिए लड़ रहे थे तो कुछ अपने स्वयं की कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना। ठीक है, जनसाधारण लोग इस क्रांति में पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहे थे। सैनिक दुर्बलता। ठीक है, सैनिक जो है, चूंकि जनसाधारण उस पर हिस्सा नहीं ले रहा था पूर्ण रूप से, तो सैनिक भी उस तरफ से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के क्या परिणाम हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन में बहुत हलचल शुरू हो गई थी और सरकार को ऐसा लगने लगा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी, तो उन्होंने 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है, अब यह शासन महारानी के हाथों में था। और नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुए समझौते और संधियों का पालन करेगी और किसी भी राज्य को जबरदस्ती हड़पा नहीं जाएगा। इस विद्रोह से अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भारत के विजित राजा या नवाब उनके मित्र थे, ना तो उनके मित्र थे और ना ही उनके शत्रु थे। इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सत्ता के लिए अधिक लाभप्रद थे। सेना के संगठन में परिवर्तन। विद्रोह का भारत में सेना संगठन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई और तोपखाना जो था वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। धर्म की रक्षा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को उनके धर्म की रक्षा के प्रति आश्वासन दिया था, अतः भारतीय अपना अपना धर्म स्वतंत्रता पूर्वक निभा सकते थे। भारतीय सरकार व ब्रिटिशों के बीच मतभेद का होना। ब्रिटिश सरकार के उपरांत भारतीय सरकार और ब्रिटिशों के बीच जो है वो एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारतीय प्रगति के रास्ते बंद कर दिए गए थे ब्रिटिशों द्वारा और भारतीय बंदियों को मार डाला गया था, जिससे भारतीय क्या है उनसे चिढ़ने लगे थे या घृणा करने लगे थे। तो परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भी यहाँ नहीं रहना चाहते थे भारत में। अब नेक्स्ट आता है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं का योगदान रहा है। इन संस्थाओं ने क्या व्यक्ति में नव जागरण की में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है। इसका अर्थ ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से है जिसमें कुरीतियों को दूर करना, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों सहित समाज और साथ ही साथ कमजोर जो तबकों के लोग थे उनकी स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक तथा बौद्धिक जागरण का काल कहा जाता है या यह बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण का काल कहलाता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म समाज। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। ब्रह्म समाज
धार्मिक आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे आधुनिक भारत में विवेक एवं बुद्धि और जागृत का प्रसार किया था। ब्रह्म समाज के जो कार्य थे, ब्रह्म समाज के कार्य में सबसे पहले आता है शिक्षा संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को मिश्रित करने का कार्य भी किया। सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति, उन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करा और समाज सुधार का प्रयास किया। साथ ही साथ विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अखबारों को एक नई दिशा प्रदान की थी। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज में धार्मिक सुधारों, जाति व प्रतिबंध को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और विधवाओं के बाल काटने, साथ ही साथ विवाह और अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली जो भारी लागत थी और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, विधवा विवाह आदि को पुनः करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। ठीक है, उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पे विधवाओं के बाल काटना, ठीक है, जो विधवा होती थी उनके बाल काट दिए जाते थे। साथ ही साथ उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए और जो सामाजिक कार्य थे उनमें जो भारी लागत में धन लगता था उसके विरोध में, और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज 19वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुआ और समाज सुधार के आंदोलन में अग्रणी था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी मुंबई में। ठीक है, इनका क्या उद्देश्य था? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना और भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधना। नेक्स्ट आगे आते हैं हम रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो साधुओं और सन्यासियों को संगठित करके रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे ले जाना था। ठीक है, अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो इसकी स्थापना थी वो 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय कहाँ? चेन्नई में स्थापित किया गया था। और भारत में सोसाइटी की जो राष्ट्रीय शाखा थी वो 18 दिसंबर 1890 में अडयार में स्थापित हुई और बर्ट्रम इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करना और मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, इसमें जो आंदोलन थे वो प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित है, जिसमें आता है पहला अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी थी उसमें, और सरकार द्वारा उनके दमन को और मुसलमानों की स्थिति को खत्म करने के लिए नेक्स्ट हम आते हैं अलीगढ़। सबसे पहले आता है अलीगढ़ आंदोलन। इसमें 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो सरकार ने उनकी मुसलमानों की स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया था। ऐसे समय सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन को उसकी शुरुआत की थी, या कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया था। और बहावी आंदोलन मुसलमानों के पश्चात प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन था। शाह वली उल्लाह ने 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों को ध्यान दिया था और उन्हें दूर करने का प्रयास किया था। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननैतवी और राशिद अहमद गंगोही ने 1800
67 में मुजफ्फरपुर नगर में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में बौद्धिक विकास करना। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत क्या थी? फराइदी आंदोलन यह कहा जाता है, और इसकी शुरुआत शरीयत अल्लाह ने की थी। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नैनतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद आंदोलन में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी और कुरान एवं हदीस को शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस देवबंद आंदोलन को दारुल उलूम भी कहते हैं। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी। इनका जो उद्देश्य था वो मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास का करना था। फराजी आंदोलन जिसकी स्थापना जो शुरुआत है वो हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा की गई थी और इसको फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं सदी में के अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है और इस काल में जन जागरूकता, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और मध्यम वर्ग का उदय और ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों के कारण राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कार्यालय के भवन में की गई थी। A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है बंगभंग आंदोलन, ठीक है। बंगभंग आंदोलन क्या है? बंगाल प्रांत में उस समय बिहार और उड़ीसा शामिल थे, ठीक है। बंगाल में बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे और ब्रिटिश सरकार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों से घबराकर क्या किया था उन्होंने? लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 में की थी। उनका जो उद्देश्य था, जो पहले भी था, बांटो और राज्य करो पर आधारित था, उसको लागू करना था। विभाजन को रद्द करने के उद्देश्य स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की रणनीति अपनाई गई, ठीक है। इस विभाजन को खत्म करने के लिए केवल स्वदेशी को यूज करना और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करने की जो रणनीति थी वो भारतीयों द्वारा अपनाई गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और अंत में ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया था या रद्द कर दिया था। रॉलेट एक्ट, राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। इनके सुझावों के आधार पर ही केंद्रीय विधानमंडल द्वारा फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक पास हुए थे। पारित होने के बाद इन विधेयकों को ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें जनरल डायर ने अंग्रेज अफसरों द्वारा बिना कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए
और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात भारतीय मुसलमान के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा था और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार के साथ सहयोग न करके उसकी जो कार्यवाही या कार्य थे उसमें बाधा उत्पन्न करने से था। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में की एक जो घटना थी, गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर सदैव के लिए लिख दिया गया या दर्ज करा दिया गया उस घटना द्वारा। यह घटना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें गांधी जी ने बहुप्रतीक्षित असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, और पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवकों दल के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा था, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये चौरी चौरा कांड कहलाता है। नेक्स्ट है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ इस जिले में काकोरी रेलवे स्टेशन में से जो रेल थी या ट्रेन थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, उसकी चेन को खींचकर रोका गया और जो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और इनके अलावा 6 और भी सहयोगी थे जिन्होंने पूरी ट्रेन को लूटने में इनकी मदद की थी और सरकारी खजाने को लूट लिया था। नेक्स्ट आता है स्वराज दल पार्टी। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए जाने के कारण बहुत से नेता असंतुष्ट हो गए थे। इस कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया था, जिसका नाम स्वराज दल रखा गया था और इसकी स्थापना 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश ने प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी में की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को रखा नहीं गया था, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ था। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा है। यह सूरत गुजरात के बारदोली तालुके से 1928 में किसानों द्वारा लगान ना देने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये सत्याग्रह किस लिए हुआ था? सूरत जो कि गुजरात में है, बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न देने के लिए यह सत्याग्रह शुरू किया गया था। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार, जातियों के भूस्वामी और किसानों नहीं बल्कि कालिप्राज मतलब काले लोग, जिन्हें जनजाति के लोग कहते हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके आगे आता है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन था वो पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया था कांग्रेस द्वारा। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने
पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वाधिक उनका योगदान था। इसमें इस अधिवेशन के वह अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट आता है जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। नेहरू रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग के नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने रिपोर्ट की बहुत सी बातों पर अपनी असहमति जताई थी और उन्होंने दिसंबर 1929 में मुसलमानों के हित और अधिकारों के लिए अपनी 14 सूत्री योजना पेश की थी। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। यह राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसमें घोषणा की गई थी कि इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। महात्मा गांधी ने इस बात जो ये मांग थी इस पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिनका उद्देश्य क्या था? कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से कर ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे और ये जो बैठक थी या सम्मेलन थी इसका कोई अर्थ नहीं निकला था। आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 में इसका उद्घाटन किया था और इसकी अध्यक्षता जो थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्स मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए नियुक्त किया था या अधिकृत किया था। तो 17 फरवरी 1931 में गांधी जी ने भारत के जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और यह उनकी बातचीत थी वो 15 दिनों तक चली थी। इसका परिणाम 13 मार्च 1931 में एक समझौते द्वारा सामने आया, जिसमें जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इस सम्मेलन की सबसे खास बात क्या थी कि महात्मा गांधी इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद शुरू हुआ था और 9 अगस्त सन 1942 में गांधी जी के आह्वान में पूरे देश में यह एक साथ शुरू हुआ था और भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये माउंटबेटन की घोषणा एवं स्वतंत्रता। वेलिन के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन ने हिंदू और मुस्लिमों के अंतिम दौर की वार्ता का वो माहौल भी बनाया था। जब सुलह के लिए उनका प्रयास विफल हो गया था तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे देगी, लेकिन भारत का विभाजन भी किया जाएगा। अब हम आते हैं नेता, जो प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से थे। इस संग्राम में बहुत सारे उदारवादी, जिन्हें हम नरम दल के नेताओं के रूप में जानते हैं, वो प्रमुख थे, जिसमें आते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1989 में ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। इनके जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी में हुआ था, यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में बम्बई में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 में हुई थी। ये भारत के वृद्ध पितामह के नाम से जाने जाते थे।
प्रमुख उग्रवादी नेता जो थे जिन्हें गरम दल का कहा माना गया है, उनमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था और इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। लोकमान्य गंगाधर तिलक, इनका जो जन्म था वो 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत के वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले में हुआ था। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल भी शामिल हुए थे, इसलिए इनको लाल बाल पाल के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, इनका जन्म 28 जनवरी में हुआ था, 28 जनवरी 1965 में, और जो मृत्यु हुई थी उनकी 17 नवंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रमुख ये स्वतंत्रता सेनानी थे और साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसके दौरान ये लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हुए थे और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जलवायु एवं मौसम और भारत के प्राकृतिक प्रदेश। मौसम एवं जलवायु। पृथ्वी के धरातल के चारों तरफ कई तरह के रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें पाई जाती हैं और इन गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायु संपूर्ण पृथ्वी का एक आवरण के रूप में कार्य करती है, ठीक है, आवरण के रूप में उसको ढके रहती है और वायु का यही आवरण वायुमंडल कहलाता है। मौसम स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाते हैं। मौसम में परिवर्तन कुछ समय में हो जाता है। मौसम व जलवायु दोनों के तत्व समान होते हैं, जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता इत्यादि। जलवायु। जलवायु विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली दशाओं का औसत होता है। इसमें प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, जिसमें अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवनों की दिशा, वायुमंडलीय दाब, जल स्थल वितरण और धरातलीय बनावट शामिल है। नेक्स्ट हम आते हैं भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक प्रदेश से क्या मतलब है? यह एक ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाई से इसका अर्थ है जो सीमा के अंतर्गत नियति भौगोलिक लक्षणों में औसत आंतरिक समरूपता जिसमें दिखती है, और विश्व के बड़े आकार वाले देश में भारत का स्थान रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, ठीक है। और मैदानी संरचना के ठीक दक्षिणवर्ती भूभाग में जर्जर पठार है, जो उतना ही पुराना कहा जाता है जितना कि पृथ्वी। नेक्स्ट आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला स्थित है। इसे विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसको वर्गीकृत किया गया है कई भागों में, जिसमें पहला आता है महान हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप के आंतरिक भाग में अवस्थित है, ठीक है। और यह वर्ष भर किससे, बर्फ से ढकी हुई होती है। हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, यह श्रृंखला क्या है? ये महान हिमालय के ठीक दक्षिणवर्ती समांतर रूप में स्थित है। इसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवलिक, निम्न या बाह्य हिमालय। इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1200 मीटर और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। यह दो श्रेणियों के विपरीत यहाँ खंड रूप में मिलता है। जनजीवन यहाँ का क्या है? इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और मानवीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रदेश में मंगोलॉयड से लेकर काकेशायड वर्ग तक के मानव समुदाय निवास करते हैं। कृषि, यहाँ मुख्यतः चावल की जो कृषि होती है वो सीढ़ीदार खेत बनाकर पर्वतीय ढलानों के सहारे की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, गेहूं, आलू और जौ आदि की फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। उद्योग धंधे, प्राकृतिक
जो प्रदेश में चारागाह, उच्च भागों में मौसमी प्रवास, लकड़ी चीरना, वेदिका कृषि, बागवानी और फलों का उत्पादन जैसे आर्थिक कार्य या आर्थिक धंधे यहाँ आपको मिलेंगे। मध्यवर्ती मैदानी भाग, इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग इसे कहा जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश का जो विस्तार है, पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इस जो भूभाग का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा या जलोढ़ अवसादों से हुआ है। अब विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है भाबर प्रदेश, यह शिवलिक की तलहटी के में सिंधु से लेके तीस्ता तक मिलता है। इसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर है और यह कंकड़ पत्थरों की बजरी की अधिकता के कारण इसमें अधिक परागम्यता है और ये नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं। तराई प्रदेश यह भाबर प्रदेश के दक्षिण भागों में मिलता है और अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह दलदली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बागर प्रदेश, यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और पुराने जलोढ़ों से इनका निर्माण हुआ होता है। खादर प्रदेश, इसे हम कछारी प्रदेश के नाम से या बाढ़ का मैदान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्या है, वर्ष भर प्रायः बाढ़ आती है और हर बार नई उर्वरक मिट्टी इसमें लाती है वो अपने साथ। नेक्स्ट है जनजीवन, इस मैदानी प्रदेश आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सबसे उन्नत भाग है ये। और मैदान के पश्चिमी और पूर्वी भाग में मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पतिक, फसलों के प्रकार, मकानों के प्रकार, लोगों की जो पोशाकें हैं और उनकी भाषा, संस्कृति जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। कृषि, यहाँ पर प्रदेश की भूमि अत्यधिक उपजाऊ मानी गई है और कृषि कार्य यहाँ प्रधान होता है। राजस्थान में शुष्क मैदान में ज्वार बाजरा, पंजाब में गेहूं, ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूं और जौ, आर्द्रबाद में गंगा के मैदान में चावल, गेहूं, जौ और निम्न गंगा के मैदान के क्षेत्र में चावल, जूट। असम की उपजाऊ घाटी में चावल और चाय प्रमुख रूप से पाई जाती है। उद्योग धंधे, इस प्रदेश में सूती वस्त्र, ऊनी उद्योग, रेशमी वस्त्र, चीनी, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ पर विकसित हैं। नेक्स्ट आता है दक्षिण का पठारी भाग, यह एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। जनजीवन, यहाँ पर लाल, पीली, काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ संपूर्ण चट्टानी भाग के साथ यह खनिज से परिपूर्ण है और इस प्रदेश में खनन क्रिया के साथ साथ कृषि कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कृषि। मेघालय और दक्षिणी पठार प्रदेश और अन्य स्थानों की रहने वाली जो जातियां होती हैं वो झूम कृषि, झूम से मतलब होता है सीढ़ीदार, ठीक है। जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं उनमें सीढ़ीदार भाग बनाकर उस पर कृषि की जाती है तो उसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है उद्योग धंधे। दक्षिणी पठारी प्राकृतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, और इस कारण यहाँ खनन उद्योग विकसित किए गए। यहाँ पे तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तटवर्ती, मैदानी व द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में 2 सकरे तटीय मैदान मिलते हैं जिनमें क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण सागरी तरंगों द्वारा, पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है और इस तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहलाता है। ये जनजीवन यहाँ का कृषि कार्य जो है यहाँ प्रमुख रूप से या इस प्रदेश से संबंधित है। भारत के पूर्वी पश्चिमी तटीय भाग मैदानों में मत्स्यन के कारण छोटे छोटे गांवों, पूर्वों, प्रकीर्ण ग्रहों की प्रधानता देखने मिलती है। डेल्टाई क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों का रूप व्यवस्थित कृषि के कारण छोटे से बड़े गांवों जैसा। इसके अलावा कृषि, यहाँ यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। उद्योग धंधे के रूप में
यहाँ पर काजू, मत्स्य उद्योग, बीड़ी निर्माण, वन आधारित उद्योग देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग या द्वीप समूह, इस भाग को अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप यहाँ पर प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकान योमा का ही दक्षिण विस्तार है। इस प्रकार से यह द्वीप क्या है, उच्च भूमि के अवशेष हैं। जनजीवन, भारतीय द्वीपों की जनसंख्या घनत्व कम है और लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व से अधिक है। कृषि, यद्यपि कृषि यहाँ पर प्रमुख कहना चाहिए जीविका का साधन नहीं है, पिछड़ी अवस्था में है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सुपारी, हल्दी, कसावा और नारियल की खेती की जाती है। उद्योग धंधे, द्वीपीय प्रदेश में बागानी कृषि से जो प्राप्त उत्पादन मत्स्य उद्योग प्रचलित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सागर से प्राप्त रत्न, ठीक है, उनका कार्य भी यहाँ पे प्रचलित अवस्था में पाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि में। उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। यह उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब की स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 उत्तरांत अक्षांश से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री से 0.05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश क्या है, सीमा, इसकी जो सीमा है वो नेपाल देश को स्पर्श करती हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में जो जातियां पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.6%, राज्य की कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है जातियों की, वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राज्य के प्रायः सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की पहचान जो है वो बहुत आसान होती है। यह लोग जनसंख्या की मुख्य धारा से अलग इनके जनजातीय लक्षण देखने को मिलते हैं और यही अनुसूचित जनजाति के लोग कहलाते हैं। ये जंगल, पहाड़ और निर्जन क्षेत्रों में रहते हैं। इन्हें आदिवासी जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं उसमें थारू, बुक्सा, खरवार, खैरवार कहा जाता है इनको। और अब हम आगे आते हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा में। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा जो प्रमुख रूप से क्या क्या पाया जाता है, चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में, कोयला सिंगरौली या सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में, बॉक्साइट बांदा और चंदौली में, कांच बालू इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, झांसी, चंदौली में और पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा और झांसी में, सेल खनी झांसी और हमीरपुर में ये खनिज संपदा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की जो शक्ति है, शक्ति को बढ़ाने के जो साधन है उसमें है सबसे पहला 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं 1998 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ और प्रदेश में प्रत्येक वर्ष विद्युत की मांग जो है वो 15% बढ़ गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में विद्युत की मांग लगभग 23,000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ पे कौन कौन से विद्युत केंद्र हैं? मुख्य रूप से चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, परीक्षा तापीय विद्युत गृह, अनपरा विद्युत गृह, पनकी ताप विद्युत संयंत्र गृह। जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है
वो 526 मेगावाट की है। यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जिसमें जल विद्युत निगम लिमिटेड, रिहंद जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र, माता टीला जल विद्युत गृह, ये परियोजनाएं पाई जाती हैं या परियोजनाएं ये चल रही हैं। नेक्स्ट आता है परमाणु ऊर्जा। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 30 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली का केंद्र है। उत्तर प्रदेश में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बुलंदशहर में नरौरा नामक स्थान पर की गई थी और प्रथम इकाई की जो स्थापना थी 1 जनवरी 1991 को और दूसरी की स्थापना 1 जुलाई 1992 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि और सिंचाई। उत्तर प्रदेश में कृषि और सिंचाई भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं हैं, उनमें सामान्य रूप से प्रदेश में जलवायु उष्णकटिबंधी व मानसूनी, जिसमें समशीतोष्ण उष्णकटिबंधी और उपोष्ण मानसूनी है। यहाँ पर वर्ष भर 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य है अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं और जलवायु की दशाओं के कारण कृषि और पशुपालन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। ठीक है, और कृषि की जो है वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इस प्रदेश में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के में रबी, इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। और इसमें फसल के प्रकार में रबी की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू और तंबाकू। खरीफ में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोंदो, सुनई, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना। और जायद में जो मार्च और जून में इसकी मार्च और अप्रैल में बुआई होती है और इसकी कटाई जो है जून और जुलाई में होती है। ठीक है, खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, काशी फल, परवल, मूंग और लोबिया इत्यादि जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। देश में जो फल का उत्पादन है वो मुख्य रूप से लखनऊ के समीप मलिहाबाद में जो आम का उत्पादन होता है और अन्य फल केला, आंवला, लीची, पपीता, अमरूद का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पशुपालन 1912 के बाद देश की सर्वाधिक पशुओं की जो संख्या थी वो उत्तर प्रदेश में है। सन 1944 में प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई, जो वर्तमान में ग्राम विकास विभाग में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ दुग्ध विकास, जो कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना 1917 में हुई, जो यह पहला अवसर था जब दुग्ध विकास के लिए दुग्ध विकास समिति की स्थापना की गई थी। लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ संघ लिमिटेड के रूप में देश में पहला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना 1938 में हुई थी। नवीन कृषि नीति 2013 में लागू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो राज्य के कृषकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उन्नति करना या सुधार करना था। सिंचाई के साधन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? नलकूप 73.6% है, नहर 18.5% है, कुआं, तालाब, झील, पोखर इत्यादि 6.8% है और इसके अलावा अन्य की जो संसाधन है वो 1.1। आयात और निर्यात, ठीक है, आयात का दूसरे देशों से वस्तुओं को अपने देश में लाना है एवं अपने देश की उत्पादन वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण और संयुक्त राष्ट्र संघ। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ अंग्रेजी शब्द के पोल्यूशन शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है कि बाहरी शक्तियों द्वारा पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा करना। पर्यावरणीय प्रदूषण के जो प्रकार हैं उसमें वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी का प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और नभकीय प्रदूषण शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभुत्व राष्ट्रों का संगठन है और यह राष्ट्र विश्व शांति का प्रयास करने वाले सभी राष्ट्रों के बीच
मैत्री को बढ़ावा देने और आर्थिक सामाजिक प्रगति के समर्थन देने के लिए स्वेच्छा से संयुक्त राष्ट्र में शामिल होते हैं। इन संगठनों का जो औपचारिक गठन है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। उस समय 51 देश इसके सदस्य थे। मार्च 1907 से तक 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे और इसके प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं का निराकरण करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट आता है, समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना और अंतरराष्ट्रीय मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों से समाप्त करना। समस्त राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों का विकास करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसको वह पूरा करने के लिए कहीं भी सशक्त आक्रमण हो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सामूहिक कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनगणना, नागरिक सुरक्षा तथा सरकार का जनहित योजनाएं। जनगणना। भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है। जनसंख्या की संरचना से अर्थ जनसंख्या का वह ढांचा है जो जन की संख्या, उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण और नगरीय अनुपात आदि इससे संबंधित है। जनगणना का क्या महत्व है ये हम देखते हैं। पहला है, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का आर्थिक क्षेत्र में काफी महत्व है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं देने की योजना बनाती है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय और वस्त्र आदि वस्तुओं का जो उपभोग है वो देश के लोगों के रहन सहन के स्तर का अनुमान भी जनगणना के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर होता है। जनगणना के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा सालाना बजट बनाती है और जनता पर कर लगाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि देश में जनसंख्या और खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोनों में किस में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हमें जनगणना के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट आता है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा संकट के दौरान नागरिक आबादी को सुरक्षा प्रदान करने से है। इसका उद्देश्य है निष्काम और निस्वार्थ सेवा करना। ठीक है, ये संगठन आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम और 1968 लागू किया गया था। नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, नागरिक सुरक्षा के उपयोग की वस्तुओं एवं संपत्तियों के होने वाले ह्रास मतलब नुकसान को कम करना, उत्पादन को में निरंतरता को बनाए रखना और जनमानस के मनोबल को सुदृढ़ करना, ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक सुरक्षा निदेशालय। नागरिक सुरक्षा विभाग की जो विभिन्न इकाइयों पर नियंत्रण और समन्वय हेतु लखनऊ में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना हुई। विभाग मुखिया निदेशक नागरिक सुरक्षक होते हैं जो संगठन के विभागा अध्यक्ष भी हैं। भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, जिसमें पहला आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये योजना, इस योजना का जो उद्देश्य था वो भारत के जो सभी परिवार है उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना था और प्रत्येक परिवार का जो बैंक खाता खुलवाना और इसमें लोग अपने द्वारा बचाई गई जो राशि है उसको जन धन योजना के तहत बैंक में जमा करा सके। इसमें 1 रुपए में डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है। मेक इन इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 1914 में नई दिल्ली में की गई थी। इसके अंतर्गत भारत में
नई टेक्नोलॉजी का विकास करना था और भारत में उत्पादनों को बढ़ावा देना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, यह कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 अक्टूबर 1914 में हुई थी। यह कार्यक्रम की शुरुआत करते समय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है। नेक्स्ट आता है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 1915 में किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी गांवों और शहरों को का डिजिटलीकरण किया जाना था। ठीक। उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही उनमें स्वरोजगार योजना, ठीक है, 1980-81 में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बेरोजगार और गरीबों को, अनुसूचित जातियों के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। राजकीय औद्योगिक संस्थान, राजकीय औद्योगिक संस्थान के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी गरीब और बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वावलंबन योजना, यह योजना उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संचालित की जाती है। इस योजना का जो शुभ आरंभ है 1996 में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है स्वधार योजना। स्वधार योजना, यह योजना 2001 और 2 में प्रदेश में संचालित की जा रही है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने कर्तव्यों से जो भटके युवा होते हैं वो जेल से मुक्त होने के बाद वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह उपलब्ध कराकर उन्हें परामर्श, विधिक सहायक, चिकित्सा परामर्श, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अंबेडकर ग्राम विकास योजना, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,000 गांवों को अंबेडकर गांव के रूप में चुना जाता है और इन ग्रामों में विश्व बैंक की सहायता द्वारा कार्य किए जाते हैं। उद्यमिता विकास योजना, इस योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं के उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋण, आवश्यक कच्चा माल, विद्युत कनेक्शन देने आदि की योजना होती है और यह योजना वर्ष 1986 से चल रही है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का चयन किया जाता है। इंदिरा महिला योजना, केंद्र सरकार द्वारा पोषित यह योजना का जो क्रियान्वयन हुआ था वो 20 अगस्त 1995 से किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है अब गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन जिन्हें एनजीओ के नाम से जाना जाता है, यह संगठन व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और सामाजिक कल्याण में जुटे लोगों का एक समूह या संगठन होता है। गैर सरकारी संगठन के उद्देश्य, यह संगठनों का एकमात्र जो उद्देश्य है वो सामाजिक सेवा भावना, केवल लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि गैर सरकारी संगठन का राजनैतिक रूप से यह स्वतंत्र होते हैं और वास्तविकता में ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। इसके कई कारण होते हैं। सरकारों, अन्य संस्थानों, जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन और औद्योगिक घरानों के अलावा अन्य स्रोतों से लिया जाने वाला जो चंदा होता है वो प्रमुख रूप से इनके क्रियान्वयन का जो बेस होता है वो होता है। ठीक है। विविधता में एकता, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विविधता में एकता। विविधता में एकता, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश माना जाता है और इस विशाल देश का जो पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक विस्तृत है। भारतीय संस्कृति की विविधता दर्शाने वाले तत्व भौगोलिक अनेकता में एकता, राजनैतिक अनेकता में एकता, धार्मिक अनेकता में एकता, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता
और धार्मिक सहिष्णुता भाषा की अनेकता में एकता एवं आर्थिक अनेकता में एकता है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय एकता के प्रतीक भारत में कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है। भाईचारे की जो पहचान होती है, एकता की पहचान होती है, कुछ प्रतीक चिन्हों द्वारा होती है। यह प्रतीक चिन्ह क्या है? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प और राज्य चिन्ह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने गए हैं। नेक्स्ट आता है आतंकवाद। हमारा आतंकवाद। आतंकवाद निरपराध लोगों को तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने का जो आज प्रमुख एक माध्यम बन चुका है। ठीक है। आतंकवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुसेल्स ने दंड विधान में समेकित करने के लिए 1931 में बुलाए गए तीसरे सम्मेलन में किया था, जिसके अनुसार आतंकवाद का जो मतलब है वह है जीवन, भौतिक अखंडता एवं मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य जानबूझकर करना और भय का वातावरण बनाना। आतंकवाद के कारण जो प्रमुख रूप से हैं करने के जो पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। आतंकवाद में ऐसे बर्बर हिंसक तरीकों को अपनाया जाता है जिन्हें सभ्य मानवतावादी समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके उपाय और समाधान, इसको रोकने के लिए आगे आना है तो हमें राष्ट्र के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना होगा। साथ ही साथ मानव अधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। सांप्रदायिकता अथवा सांप्रदायवाद यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय के प्रति निष्ठा की भावना को पैदा करती है। इसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय को दूसरे के जाति, धर्म और संप्रदाय से श्रेष्ठ समझता है। सांप्रदायिकता के क्या कारण है? फूट करो और राज्य करो वाली जो नीति है, फूट करो और राज्य करो नीति अंग्रेजों द्वारा इसको प्रयोग किया गया था। ये अंग्रेजों की देन है और इसका प्रयोग करके ही उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की थी और देश का बंटवारा किया। वर्तमान में इसका उपयोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए, वोट की राजनीति इत्यादि के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण में सांप्रदायिक भेदभाव संकीर्ण मानसिकता के कारण होता है और एक समुदाय, जाति, धर्म के लोग दूसरे जाति, समुदाय और धर्म के लोगों से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस प्रकार अन्य समुदायों के प्रति गलत और मिथ्या धारणा बन जाती है। जाति व्यवस्था के कारण भारत में सांप्रदायिकता अधिक व्याप्त है। सांप्रदायिक संगठन, औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण भारत में जाति, धर्म और पंथ आधारित बहुत से संगठनों का निर्माण हुआ है। धार्मिक कारण, भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, जिसमें उनकी अपनी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज और खान पान भिन्न भिन्न होते हैं। वे अपने को तथा अपनी क्रियाओं को दूसरे से उच्च समझते हैं। असामाजिक तत्व, बहुत से असामाजिक तत्व अपने लाभ के लिए सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जातिवाद क्या है? मानवीय भावनाओं के संकुचित रूप को ही जातिवाद कहते हैं। वैवाहिक प्रतिबंध, जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की जो इच्छा होती है एवं विभिन्न जाति संगठन आदि जातिवाद विकास के प्रमुख कारण है। जातिवाद विकास के प्रमुख कारण में वैवाहिक प्रतिबंध, जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की इच्छा, प्रचार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि, जजमानी प्रथा का जो विघटन हुआ और जातिवाद का उद्गम स्रोत जो है वो जाति ही है। जातिवाद जाति द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा अनेक विभिन्न जातीय संगठन हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो उपलब्ध संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। भारत में शांति प्रयास, विश्व के विभिन्न देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और आंदोलन तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति एक देश का जो दृष्टिकोण होता है वह समस्त दृष्टिकोण को सामूहिक रूप से विदेश नीति का नाम दिया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास 20वीं सदी के मध्य छोटे राज्यों विशेषतः नए स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ था। यह सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की पहल पर आयोजित किया गया था। पंचशील 19 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य हुए समझौते को पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या थी? अर्थव्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए समस्या समाज के हर कालखंड में रही हैं, ठीक है, पहले भी थी और वर्तमान में भी रही हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था के द्वारा ही कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और उसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है। गरीबी को परिभाषित यहाँ पे किया गया है कि एक व्यक्ति जीवन के लिए अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को जब पूरा करने में असक्षम होता है तो वह गरीबी के अंतर्गत आता है। भारत में गरीबी को अर्थव्यवस्था के आयामों और लक्षणों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। भारत में गरीबी के स्तर पर उपभोग और आय के जो आधार हैं उस आधार पर निर्णय लेता है। भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? सामाजिक कारण में आता है जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था और अशिक्षा। आर्थिक कारण के अंतर्गत उद्योगों का असंतुलन, जनसंख्या में वृद्धि। राजनैतिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश नीति, राजनैतिक दलबंदी और समय समय पर युद्धों का बोझ और भ्रष्टाचार गरीबी का कारण बनते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीटीएस कहते हैं, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली मानी जाती है और इसके अंतर्गत बच्चों के लिए सरकार द्वारा खाद्य और खाद्य पदार्थ मतलब दिए जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना और उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने से है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बीमा है। ये सार्वजनिक अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाला देश कहलाता है। यहाँ करीब 65% आबादी युवाओं की है। इसमें आधी आबादी की उम्र करीब 10 से 24 वर्ष के मध्य है। आने वाले कई वर्षों में रोजगार के साथ साथ बुनियादी चीजों की भी आवश्यकता होगी और इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से अभी कोई तंत्र ऐसा विकसित नहीं किया जा रहा है। जनसंख्या नीति एवं परिभाषाएं। जनसंख्या नीति से क्या अर्थ है? उन शासकीय नीतियों से है जिसके अनुसार देश अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को निर्धारित करने का प्रयास करता है। आज के मतलब संसार में अनेक देशों में के सम्मुख यह तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या के रूप में है और अधिकांश देशों ने इस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया है। पीसी जैन ने इसके संदर्भ में बताया है कि जनसंख्या नीति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई और क्रियान्वित की गई नीति होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या वृद्धि को घटाना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक था और सरकार की भूमिका लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना
या प्रेरणा देने से और उनके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित थी। 1977 की संशोधित जनसंख्या नीति के अंतर्गत सरकार ने इस परिवार नियोजन का जो नाम था वो बदलकर परिवार कल्याण कर दिया था और 1976 में जनसंख्या नीति के जो बिंदु थे उनको संशोधन कर दिया गया था। उनमें नई जनसंख्या नीति 2000 फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। यह नीति डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर आधारित है। ठीक है, इसमें प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना, गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूर्ण करना इसके उद्देश्य है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने एक लेख में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया था एंड इसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की एक उचित व्याख्या करता है। भारत में जननांकिकी प्रवृत्तियां, इस संकल्पना का मूल रूप से प्रतिपादन W.S. थॉम्सन ने द्वारा किया गया था और ये जननांकी क्रमिक चरणों की इस अवस्थाओं को जननांकी विधि या जनसंख्या चक्र एवं भौगोलिक विधि जननांकी संक्रमण की संज्ञा प्रदान करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर। प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात जन्म दर कहलाता है। ठीक है, और किसी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या की तुलना में वहां के लोगों की मृत्यु का दर जो प्रति 1000 प्रति वर्ष में दर्शाई जाती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। लिंगानुपात। भारत में जनसंख्या में लिंगानुपात का निर्धारण प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से होता है। साक्षरता। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं प्राप्त होता है, तो यह बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। इसके अलावा इसके जो कारण है वो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का अभाव, मौसमी रोजगारी। मौसमी रोजगारी मतलब इसका अर्थ कृषि से है। जैसे कृषि जो है वो मौसम पर आधारित है। जब फसल के उत्पादन का काम होता है तब वहां पर रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन जब वहां पे मौसम उसके अनुकूल नहीं होती तो वहां पे बेरोजगारी होती है। ऐसे इसे मौसमी रोजगार के अंतर्गत रखते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली। विश्वविद्यालय में बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या, उद्योगों का धीमा विकास और अन्य उपयुक्त तकनीक ये इसके अंतर्गत आता है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। इस योजना का जो शुरुआत हुई वो 1 दिसंबर 1997 को हुई थी और शहरी निर्धनों को रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा रोजगार सृजन हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह योजना जो है वो गांव में रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र स्वरोजगार योजना थी। इस योजना को 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास और शहरी उपशन मंत्रालय द्वारा किया गया था इस योजना की शुरुआत। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता का विकास, शहरी ग्रामीण को मजदूरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका जो उद्देश्य था वो 2024-25 तक सभी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को सुधारना। 3 जून 1911 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में
इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 में की गई। ये पहले की तरह पूर्व की तरह संचालित 2 कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण योजना सृजन कार्यक्रम है, को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया था। मतलब ये तीनों जो कार्यक्रम थे वो शामिल हो गए थे। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना, केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, इसके द्वारा युवाओं में कौशल विकास के लिए एजेंसियों का गठन जून 2013 में किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं भूमंडलीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिए हर किसी का निर्धारण पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी को भोजन आवश्यक चाहिए जिसमें निर्धारित पोषक तत्व पाए जाते हो। महत्वपूर्ण यहाँ पे यह भी है कि भोजन की आवश्यकता नियत समय पे पूरी की जाए और साथ ही साथ आने वाले समय में अनिश्चितता को देखते हुए हमारे भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हो। खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1965 में अपने संविधान की जो प्रस्तावना में घोषणा की कि मानवीय समाज की भूख से मुक्ति सुनिश्चित करना उसके बुनियादी उद्देश्यों में से एक है। नेक्स्ट आता है खाद्य संरक्षण समस्या। खाद्य संरक्षण समस्याएं जो होती हैं, सबसे पहले लोगों में जागरूकता का अभाव, ठीक है। दूसरा, सरकार की नीतियों की अस्पष्टता, पूर्ण रूप से ये नीतियां स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ बजट की कमी का होना, वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों के ज्ञान का अभाव होना, प्रशिक्षित लोगों में की कमी होना, खाद्य संरक्षण के महत्व का पूर्ण ज्ञान न होना और साथ ही साथ खाद्य संरक्षण में उपयोग होने वाले रासायनिकों की जो जानकारी है उसका अभाव होना और खाद्य संरक्षण के लिए स्टोर चेन श्रृंखला का अभाव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। 1960 में के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में 1775 ब्लॉकों में जून 1992 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य व प्रसार, जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो व्यापन करते हैं लोग, उन लोगों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करना। प्राथमिक विद्यालय में जो नामांकन बढ़ाने और बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करने के लिए महिला एवं बाल विकास की योजनाओं की प्रगति, नागरिकों को वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना और अत्यंत पिछड़े इलाके में खाद्यान्न आपूर्ति करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य थे। भारतीय खाद्य निगम का गठन। भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 में किया गया था। इसके 4 कार्य मुख्य रूप से थे। पहला था किसानों से उनके माल को खरीदना जिससे उन्हें उनके माल की उचित मूल्य प्राप्त हो सके, अनाज का समुचित भंडारण व रखरखाव करना और पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। ठीक है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो जून 1997 में भारत सरकार ने गरीबों पर अधिक ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। भारत सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से लगभग 2.42 करोड़ अंत्योदय अन्य योजना परिवार सहित गरीबी रेखा के नीचे के 6.52 करोड़ परिवारों को सभी स्वीकृत संख्या के लिए राष्ट्र सहायता प्राप्त खाद्यान्न आवंटित कराना था। ठीक है। भारत सरकार ने गरीबों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न आवंटित कराना शुरू किया। एकीकृत बाल विकास योजना। भारत में महिलाओं और बच्चों और किशोरियों के लिए एकीकृत बाल विकास योजनाओं का आरंभ किया गया था, जिसमें किशोरी शक्ति योजना, धन लक्ष्मी योजना, पोषण कार्यक्रम, इंदिरा गांधी
मातृत्व सहयोग परियोजना प्रमुख रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन क्या है? यह योजना देश के लगभग 2408 ब्लॉकों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालय को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 में शामिल किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जो भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितंबर 1913 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है। भूमंडलीयकरण। वैश्वीकरण अंग्रेजों शब्द द्वारा ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, संतुलित विकास, विश्व बंधुत्व की भावना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसके प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आंकड़ों का प्रदर्शन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ क्या अर्थ है? सांख्यिकी का अर्थ प्रायः लोग आंकड़ों से लगाते हैं। ठीक है। उनके अनुसार समकों और आंकड़ों में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन सभी आंकड़े सम्मत नहीं होते हैं। कुछ विशेष गुण रखने वाले आंकड़े ही सम्मत कहलाते हैं। जर्मनी में 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स नाम से पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था। इसकी परिभाषाएं हैं। फार्गुसन के अनुसार सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परिवेक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। ठीक है। सांख्यिकी के कार्य क्या हैं? सांख्यिकी के कार्य हैं किसी समस्या या परीक्षण के संबंध में तथ्यों या आंकड़ों का संकलन करना, समस्या संबंधी आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण करना, समस्या संबंधी आंकड़ों या तथ्यों को व्याख्या करके विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचाना, निष्कर्ष संबंधी आंकड़ों या तथ्यों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाना, विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों और समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों या समस्याओं से संबंधित पुराने नियमों की परीक्षा करना और नए नियमों का निर्माण करना, जटिल आंकड़ों को सरलतम रूप से प्रदर्शित करना और सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण कर भावी पूर्वानुमान लगाने में सहायता यह प्रदान करती है। राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक नीतियों का निर्धारण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर करती है। आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़ों का प्रदर्शन क्या होता है? यह है सांख्यिकी गणनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और आंकड़ों को हम किसके द्वारा संकलित करते हैं? अनुसूची में इसको लिखना होता है, जिसके द्वारा हम इसका संकलन करते हैं। आंकड़ों से अध्ययनरत समस्या की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी नहीं मिलती, अतः इस प्रकार से अर्जित किए आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होते। ठीक है। तो उपयोग करने के लिए हम इन्हें क्रमबद्ध करते हैं। नेक्स्ट आता है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार जिसमें है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं और यह आंकड़े इस कारण अधिक विश्वसनीय होते हैं या इसमें अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट है द्वितीयक आंकड़े। यह आंकड़े पहले से ही किसी के द्वारा किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हो, तो इन्हीं आंकड़ों को हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है आंकड़ों के प्रदर्शन की विधियां। आंकड़ों के प्रदर्शन की विधियां सारणीबद्ध प्रदर्शन और चित्रात्मक प्रदर्शन और आरेखीय प्रदर्शन। ठीक। चित्रों और ग्राफ के प्रकार। रेखाचित्र। रेखाचित्र आंकड़ों की सीधी रेखा द्वारा श्रृंखला के रूप में जानकारी को प्रदर्शित करना होता है और प्रत्येक रेखा अलग अलग समय में अलग अलग मदों को प्रकट करती है। सरल स्तंभ चित्र। यह चित्र
हम आंकड़ों को ग्राफ पेपर खड़े स्तंभों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है बहुगुणी स्तंभ चित्र। एक के साथ अनेक सूचनाएं जो एक ही समूह से संबंधित होती हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए बहुगुणी स्तंभ चित्र का प्रयोग किया जाता है। अंतर्विभक्त स्तंभ चित्र। अंतर्विभक्त दंड चित्र में आंकड़ों को एक वर्ष में उत्पादन, आयात, निर्यात, प्राप्तांक इत्यादि से संबंधित विभिन्न मदों के योग को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रत्येक मद को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। आयत चित्र। दो या दो से अधिक राशियों या मदों की तुलना के लिए आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। वृत्त चित्र। जब प्राप्त आंकड़ों को वृत्त की सहायता से दिखाया जाता है तो इस प्रकार के बने ग्राफ को वृत्त या आरेखी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रलेख। यह एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक का उपयोग करके संख्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। मानचित्र। मानचित्र की सहायता से अलग अलग स्थानों का क्षेत्रफल, स्थिति, जलवायु और जनसंख्या आदि के बारे में बताया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? किसी आवृत्ति वितरण में कौन सी आवृत्ति वितरण केंद्र के पास है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा यह ऐसे प्राप्तांकों का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, रॉस के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है समांतर माध्य, मीन, माध्यांक, मीडियन एंड बहुलक, मोड। समांतर माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और त्रिपद माप मध्यमान है। इसे समस्त संख्याओं के योग को समस्त संख्याओं की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। आंकड़े अव्यवस्थित ना हो तो ऐसे आंकड़ों का मध्यमान हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है? इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सूत्र है। यहाँ पे m मतलब माध्यमान, सिग्मा x मतलब समूहों में उपस्थित आंकड़ों का योग और n इक्वल टू समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या से है। मध्यांक का क्या अर्थ होता है? मध्यांक किसी भी आंशिक श्रृंखला को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, अतः यह उन व्यवस्थित अंकों को 2 भागों में बांट देता है। मध्यांक की गणना, इसे सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित आंकड़ों की संख्या सम हो सकती है और विषम भी हो सकती है। ठीक है, तो मध्यांक की गणना जो है, ये सूत्र जो दिया गया है m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है बहुलांक। बहुलांक को अंग्रेजी भाषा में नेक्स्ट आता है बहुलांक। इसकी उत्पत्ति क्या है? फ्रेंच भाषा से हुई है। इसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज, अर्थात जिसका प्रचलन अधिक बार हो। ठीक है, किसी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने मध्यमान और माध्यांक की गणना की है। बहुलक क्या है? अव्यवस्थित अंक वितरण प्रणाली में जिस प्राप्तांक की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति पाई जाती है वही प्राप्तांक या अंक कहलाता है। उस अंक को अव्यवस्थित आंकड़ों को बहुलक या अशुद्ध बहुलांक कहते हैं। इसे अशुद्ध बहुलांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ज्ञात करने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सिर्फ निरीक्षण मात्र द्वारा किया जा सकता है। जैसे उदाहरण आपने को दिया गया है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उपरोक्त दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों में निरीक्षण करने से पता चलता है कि उपरोक्त आंकड़ों में 9 की संख्या 4 बार अर्थात सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है। अतः इस नियम अनुसार इन आंकड़ों का जो बहुलांक है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस आंकड़े की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है उसे बहुलांक कहते हैं। ठीक, जो बहुत बार आया हो, तो इसका बहुलांक क्या है? 9 है। यहाँ पे हमारा इस बुक का पूरा रिवीजन खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको इससे अपने एग्जाम में सहायता मिलेगी और आपके एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।